बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान ख़ान हूँ। मैं रूटीन का वीलॉग पे जाने से पहले एक वाक़या आपको छोटा सा सुनाता हूँ। हम लोग शिकार खेल रहे थे एक दिन लाहौर के नज़दीक। ये बटेर का शिकार खेल रहे थे और हमारे काफ़ी दोस्त जमा थे। उनमें एक भट्ट साहब हैं, वो खाना पकाते बहुत अच्छा थे और ये तय पाया कि शिकार जितना इकट्ठा होगा वो बाद में बटेर पकाकर सब दोस्तों को वहीं पे यानी दरिया के किनारे वहीं पे वो खिलाएंगे सबको। तो उस वक्त वो भट्ट साहब पका रहे थे और हम सब दोस्त बैठ गए वहाँ पे चारपाइयों पे। एक डेरा था और हमारे साथ जो दोस्त थे उनमें 2 फौजी ऑफिसर्स भी थे सीनियर, और वो बड़े अच्छे दोस्त हैं। वो आज भी हमारे बड़े अच्छे दोस्त हैं, बल्कि अब तो तरक्की भी हो गई उनकी काफ़ी। ये चंद साल पुरानी बात है, PMLN के दौरे हुकूमत की बात है। तो बहुत सारी चीज़ों पे बातचीत हो रही थी तो अचानक तस्करा हो गया मोटरवे के ऊपर। कुछ फ़ौजी जवानों का मोटरवे पुलिस के साथ झगड़ा हो गया था और उसमें पीछे से एक और गाड़ी आई थी और फिर फ़ौजी जवानों ने मोटरवे पुलिस वालों को टॉर्चर किया था। ये बात आ गई तो हमारे जो फ़ौजी दोस्त 2 बैठे हुए थे वो थोड़े से डिफेंसिव हो गए और उन्होंने कहा कि देखें वो इंडिविजुअल की गलती होती है, बाज़ औक़ात लोग जज्बाती हो जाते हैं और लड़ाई में किसी को भी गुस्सा आ सकता है। ये सब बातें चल रही थी तो फिर हमने उन्हें सब ने मुश्तरका तौर पे एक बात की और सब ने हाँ में हाँ मिलाई थी, मुझे अच्छी तरह याद है। बल्कि मैंने उनसे ये कहा था कि आप छोटा मोटा इस तरह का वाक़या हो जाए लोग भूल जाते हैं, लेकिन फ़ौजी अगर कोई किसी के साथ कोई ज़्यादती कर दे, किसी को धक्का दे दे, पुश कर दे, ये चीज़ें तो बर्दाश्त हो जाती हैं, लेकिन ऐसा कभी नहीं होना चाहिए कि आपको कोई धक्का दे। और हमें उस दिन बड़ा दुख होगा कि खुदा न खास्ता हमने कोई ऐसा विजुअल या कोई ऐसी तस्वीर देखी जिसमें किसी ने आपको धक्का दिया, वो हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। तो आप जो ज़्यादतियाँ करते हैं या कभी हो जाती है तो वो एक अलग बात है, लेकिन आपके साथ, क्योंकि फ़ौज के साथ पाकिस्तान की कौम का, हम सब ने उनको ये बताया कि रोमांस है, एक प्यार है, और हम फ़ौजी को धक्का लगता हुआ या उसको कोई धक्का दे, उसको कोई पुश करे या यूनिफॉर्म वाले आदमी के साथ कोई ऐसी ज़्यादती करे, ये हम कभी बर्दाश्त नहीं करेंगे। मेरे वो दोस्त दोनों ऑफिसर्स शायद ये बात सुन रहे होंगे, मैं उनका नाम नहीं लेना चाहूँगा, और हमने सीरियसली जो कहा था वो हमने दिल से कहा था कि हम फ़ौजी को मारते हुए तो देख सकते हैं, पिटते हुए नहीं देख सकते। हमारा उसके ऊपर एक मान है। तो गवादर से एक तस्वीर आई है, मेरी आप सबसे गुजारिश ये है, छोटा सा क्लिप है, हमारे एक फ़ौजी जवान को धक्का दे रहे हैं लोग और बहुत सारे लोग उसको सोशल मीडिया पे पोस्ट कर रहे हैं। तो मेरी आप सबसे गुजारिश है कि ऐसी किसी चीज़ को पोस्ट ना करें। ये मनाज़िर वाकई बहुत सारी चीज़ें आपको तकलीफ़ देती हैं, उनमें से एक ये मंज़र भी है। देखिए, अब बहुत सारे लोग ये कहेंगे कि जुल्म होता है, ज़्यादती होती है, लापता अफराद का मामला है, तो बिल्कुल ठीक बात है उनकी, मैं उनके मौक़िफ़ के साथ खड़ा हूँ, लेकिन अपनी फ़ौज की तज़हीक भी हमें नहीं होने देनी और करनी भी नहीं चाहिए। बिल्कुल हाँ, जहाँ पे गलती है वहाँ पे हमें निशानदेही करनी चाहिए। लापता अफराद के मामले में तमाम लापता अफराद जिन इदारों के पास भी हैं, जिनके पास भी हैं, उनको लाकर अदालतों में पेश करना चाहिए। अगर कोई क्रिमिनल है तो उसको भी अदालत के अंदर पेश करना चाहिए, कानून के ज़रिए सज़ा दिलवानी चाहिए। कानून की हुक्मरानी हो जाएगी तो लोगों को सिस्टम के ऊपर यकीन आ जाएगा। बस मुझे ये वाक़या याद आया, वो मैं अभी ट्विटर पे देख रहा था मनाज़िर, तो मैंने कहा मैं आपके साथ शेयर करूं। अब आ जाएं रेगुलर जो इश्यूज़ हैं उनकी तरफ। सबसे पहले तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने और काफ लीग ने अपना तरीक़ाकार बना लिया है कि कैसे उन्होंने एतमाद का वोट लेना है। इसमें हुआ यह है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने और काफ लीग ने पार्लिमानी पार्टी का इजलास तलब कर लिया है। ये 2 जनवरी को इजलास बुलाएंगे, 2 और 3 जनवरी को इनकी पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ होंगी, और अगर इनके नंबर उस वक्त पूरे हो जाते हैं तो ये फौरी तौर पर एतमाद का वोट लेने के लिए सूबाई असम्बली में चले जाएंगे। अब दिन काफ़ी ज़्यादा है, बंदे इन्होंने अपने पूरे करने हैं। चंद लोगों के बारे में कि वो पाकिस्तान से बाहर हैं, 1-2 लोग हैं वो बीमार भी हैं, और ये सारे 187 इकट्ठे करने हैं। यानी काफ लीग की जिम्मेदारी ये है कि वो अपने 10 लोगों को इकट्ठा करे और 10 के 10 को बैठा के एक वीडियो जारी करे कि हम 10 इकट्ठे हैं, और उसके बाद उनको अपने साथ ही रखे और ले जाके अपना एतमाद का वोट ले। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जिम्मेदारी ज़रा इससे ज़्यादा बड़ी है, और उन्होंने अब ग्रुप बनाना शुरू कर दिए हैं कि अलग अलग डिवीजन्स के उन्होंने ग्रुप बनाए हैं कि ये ग्रुप की जिम्मेदारी ये वाले MPA की है, ये वाले ग्रुप की जिम्मेदारी ये वाले मिनिस्टर की है, ये वाले ग्रुप यानी रावलपिंडी के इतने MPs हैं तो वो ये वाले मिनिस्टर साहब उन सबको लेकर आएंगे। तो इस तरह उन सबको इकट्ठा करके
लाया जाएगा और 2 तारीख को पार्लिमानी पार्टी की मीटिंग होगी। इमरान खान साहब वहां पे चेयर करेंगे। दूसरी जानिब परवेज़ इलाही साहब अपने साथियों के साथ इकट्ठे होंगे और जैसे ही इनकी स्ट्रेंथ पूरी होगी ये फौरी तौर पर एतमाद का वोट ले लेंगे। कौमी असम्बली वाले मामले में एक अजीबोगरीब काम हो गया, यानी अब इस्तीफे देने वाले इस्तीफे देने के लिए जाना चाहते हैं। पहले इनको ताने दिए जाते थे, यानी 2 चीज़ें उन्होंने मांगी थी। शाह महमूद कुरैशी साहब ने बड़ा क्लियर कर दिया कि जी 2 चीज़ों के ऊपर उन्होंने एतराज़ किया था, हम उनके दोनों एतराज़ दूर करने जा रहे हैं। पहला एतराज़ वो ये है कि जनाब आपने अगर इस्तीफे देने हैं तो आप वहाँ मौजूद रहें और सामने आकर इस्तीफे दें। तो उन्होंने कहा जी हम अपने सारे अरकान को लेकर जा रहे हैं, हमारे 100 से ज़्यादा 125 के करीब लोग हैं, हम सबको लेकर जा रहे हैं। कौमी असम्बली में 28 तारीख को जाएंगे और हम जाकर शो ऑफ हैंड करेंगे कि हम आ गए इस्तीफा देने के लिए। दूसरी शर्त यह रखी स्पीकर ने कि मैं अलग अलग मिलना चाहता हूं। तो शाह महमूद कुरैशी साहब ने कहा प्रॉब्लम ही नहीं है, यानी एक शर्त तो यह ना कि साहब ने अगर सारे कहें और अपने हाथ से लिखा हुआ इस्तीफा दें, यानी इस्तीफा हाथ से लिखा हुआ होना चाहिए, टाइप किया हुआ नहीं। तो उन्होंने कहा हाथ से लिखे हुए इस्तीफे लेकर आ रहे हैं जनाब आपके लिए, और अगर आप इनफरादी हैसियत में मिलना चाहते हैं तो हर बंदा आपको अकेला अकेला मिलकर जाएगा, 1-1 मिनट आपको हर बंदा देगा। आप 2 घंटे बैठे अपने दफ्तर में और आपको सारे बंदे मिलकर जाएंगे और सारे अपने इस्तीफे देकर जाएंगे। अब उसके बाद फौरी तौर पे जो स्पीकर ने एक फरार का रास्ता इख्तियार किया है, वो गड़ी खुदा बख्श जा रहे हैं और उसके बाद फिर वापस नहीं आ रहे। वहाँ से फिर वो ऑस्ट्रेलिया रवाना हो जाएंगे, लेकिन डिप्टी स्पीकर मौजूद होंगे, दीगर लोग मौजूद होंगे और ये मामला आगे बढ़ाया जा सकता है। कब तक इस्तीफ़ों को रोकने की कोशिश की जाएगी? ख्वाजा आसिफ तो अपने मुंह से कह रहे हैं कि इनको ट्रक की बत्ती के पीछे लगा दें और टाइम गेन करें। टाइम गेन करने के चक्कर में यहाँ तक इस मुल्क को पहुँचा दिया है। मुल्क की मईशत के बारे में रोज़ाना बुरी खबरें आ रही हैं। इस वक्त गैस का इतना शदीद बहरान है पाकिस्तान के अंदर कि लोग झोलियाँ उठा उठा कर बदवाएँ दे रहे हैं इस इम्पोर्टेड हुकूमत को। यानी आपको याद होगा प्रोग्राम्स होते थे, LNG क्यों नहीं मंगाई, LNG मंगानी चाहिए थी, ये क्यों नहीं किया, वो क्यों नहीं किया, 6 चीज़ें लेनी थी, 5 चीज़ें क्यों ली, एक एक पाव के ऊपर जो है वो नज़र रखी हुई थी। और आज पाकिस्तान में इस्तेमाल के लिए गैस नहीं है, लेकिन कोई भी इसके ऊपर बात करने को तैयार नहीं है। पाकिस्तान की मीडिया को सांप सूंघा हुआ है। उधर आदम सवाती साहब ने भी एक ख़त लिख दिया है। आदम सवाती साहब के ख़त पे जाने से पहले मैं आपको ज़रा एक क्लेम बता दूं कि PMLN के लोगों ने रब्ता किया है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से और MPS कह रहे हैं जी हमारी सीट अपने साथ एडजस्ट कर लें। यानी ये ऐसी सीट एडजस्टमेंट है कि PMLN के MPS कह रहे हैं कि हम रिज़ाइन कर देते हैं, हमें आप अपने साथ एडजस्ट कर लें और उस हलके के अंदर हमें MPA या MNA का जहाँ पे भी आपने इलेक्शन लड़ाना है आप हमें इलेक्शन लड़ा लें। क्योंकि उनको आइडिया है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का टिकट इस वक्त बहुत कीमती है। कुछ लोग काफ लीग के साथ भी राब्ते में हैं PMLN के, और काफ लीग भी उनको तोड़ने के चक्कर में है कि अगर ये इस्तीफे दे देते हैं तो परवेज़ इलाही का रास्ता साफ हो जाएगा। अगर वो एतमाद का वोट नहीं भी ले पाते तो रन ऑफ इलेक्शन में परवेज़ इलाही दोबारा आ जाएंगे। अगर PMLN के चंद लोगों ने इस्तीफ़ा दे दिया तो 4 लोगों के पास, उनके बारे में मेरे पास पहले से इंफॉर्मेशन थी कि वो रिज़ाइन करना चाहते हैं। अब ज़्यादा लोगों के बारे में कहा जा रहा है। उल्टा आसिफ अली जरदारी साहब जो पंजाब से अरकान असम्बली ख़रीदने आए थे, वो पता चला है कि सिंध में उनके अपने लोग पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ राब्ते में हैं और वो चाहते हैं कि अगली मरतबा वो तहरीक इंसाफ के टिकट पे इलेक्शन लड़ें, क्योंकि सिंध के अंदर भी आसिफ अली जरदारी साहब के लिए हालात उतने अच्छे नहीं हैं जितने किसी दौर में हुआ करते थे। आदम सवाती साहब ने चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट को ख़त लिखकर अदम एतमाद का इजहार किया। ये साकिब बशीर साहब ने जो खबर दी है वहाँ से मैं आपको पढ़ के सुना रहा हूँ। अपना केस किसी और बेंच में मुंतकिल करने की उन्होंने दरख्वास्त की है। यानी चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट के ऊपर आज़म सवाती साहब ने ख़त लिखकर अदम एतमाद का इजहार कर दिया है। गैर मामूली ख़त में और पब्लिकली सीरियस नौयत के कुछ एलिगेशंस के बाद की सूरत हाल कुछ बेहतर नहीं लग रही। ख़त में चीफ जस्टिस को जतलाया गया है कि बतौर कमेटी हेड आपकी कन्फर्मेशन मैंने की थी। और इस पर फवाद चौधरी साहब ने जो ट्वीट किया है, उन्होंने कहा आदम सवाती ने अपने हाथ से लिखे ख़त में चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट पर अदम एतमाद का इजहार किया है और कहा है कि जिस तरह मातहत अदलिया के जज को तब्दील करके फ़ैसले लिए गए, इसके बाद नज़ाब इंसाफ पर एतमाद कैसे किया जा सकता है। आदम सवाती हौसले और बहादुरी की एक मिसाल बनकर उभरे हैं।
यहाँ पे मेरे पास जो खबर है उसमें आदम सवाती साहब ने बहुत सारी चीज़ों की तफसील लिखी है। पूरे ख़त को तो मैं पढ़ के आपको नहीं सुना रहा, लेकिन वो कह रहे हैं कि मुझे अगवा किया गया और गैर कानूनी तौर पे पिम्स अस्पताल से अगवा किया गया 2 दिसंबर को। फिर मुझे कोयटा ले जाया गया और सिंध ले जाया गया और 46 जाली FIRs मेरे खिलाफ काटी गई। और उन्होंने कहा कि स्पेशल कोर्ट के जज राजा आसिफ महमूद उनको ट्रांसफ़र कर दिया गया नामालूम वजूहात की बिना पर। और उन्होंने एक फ़ैसला किया हुआ था मेरे खिलाफ मेरे हवाले से बेल का, और वो फ़ैसला उनको सुनाना था। एक नए जज अपॉइंट किए गए और काफ़ी दिनों के बाद जो एक डिले हुआ और उन्होंने मेरी बेल जो है उसको रिजेक्ट कर दिया। फिर उसमें उन्होंने ये भी लिखा कि जस्टिस डिलेड एंड जस्टिस डिनाइड, कि इंसाफ ताख़ीर से मिले तो ये ख़ुद एक तरह की नाइंसाफ़ी है। और फिर आखिर में आदम सवाती साहब ने कहा कि मैं अदम एतमाद करता हूँ इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस पे, और फिर रिक्वेस्ट की उन्होंने कि मेरा केस जो है बेल का वो ट्रांसफ़र कर दिया जाए किसी और जज के पास या बेंच के पास। बाकी ये खबर आगे तफसील है खबर की, लेकिन ये आदम सवाती साहब ने एक लेटर लिखा है चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट को। मईशत के हवाले से चंद चीज़ें मैं आपको बताऊं। ये अशर बाजुआ साहब हैं, इन्होंने बड़ी तफसीलात निकाली हैं और यहाँ मेरे पास एक डाटा मौजूद है और इस डाटा में जो चीज़ें हैं वो हकीकत के बहुत करीब है। एक नॉर्मली पाकिस्तान में आदमी जो आम आदमी है 20,000 रुपये महीना कमाता है और अशर बाजुआ साहब ने बताया कि वो 2500 रुपये का आटा लेता है 20 किलो। अगर 5 किलो चीनी लेता है 560 की, 5 लीटर घी लेता है या तेल वो 2695 रुपये का, और अगर वो 900 ग्राम जो है वो चाय लेता है तो 1680 रुपये की। दूध अगर वो 30 लीटर यानी रोज़ाना का 1 लीटर दूध लेता है तो वो 4000 रुपये का। दालें और अगर वो लेता है तो वो 1350 रुपये की महीने की उसको लेनी पड़ेगी। अभी वो गोश्त नहीं खा रहा। 250 रुपये की मिर्च, 250 रुपये का टमाटर, अगर वो 3 किलो टमाटर पूरे महीने में इस्तेमाल करे तो, और अगर 5 किलो प्याज पूरे महीने में इस्तेमाल करे तो 1150, 5 किलो आलू पूरे महीने में इस्तेमाल करे तो 280, और गैस का जो है 2550, और सब्ज़ी अगर वो ज़्यादा खाता है तो वो 2000 रुपये की पूरे महीने में सब्ज़ी खा लेगा। तो ये टोटल पैसे बनते हैं 19,295 रुपये। यानी बाकी अगर 20,000 कमाने वाला आदमी है तो उसके पास 705 रुपये हैं। दवाई भी है, शायद कभी गोश्त खाने को दिल करता है, कभी बाहर से रोटी खानी पड़ जाए, बच्चों को स्कूल कैसे भेजेगा, बिल कैसे देगा, किराया कैसे देगा, ये सारा कुछ इसमें नहीं है। हम जब रिपोर्टिंग किया करते थे तो ऐसी रिपोर्ट बनाया करते थे। ये 13-14 हज़ार रुपये में महीना हमें चीज़ें नज़र आती थी, फिर हम कहते थे गुजारा कैसे होगा। और अब ये चीज़ें जो हैं वो तकरीबन 20,000 रुपये तक पहुंच गई हैं। इसमें ना गोश्त शामिल है, ना एक दिन भी बाहर का खाना शामिल है, ना बच्चों की फ़ीस, तालीम, ना बिजली का बिल, ना बाकी चीज़ों का बिल, ना घर का किराया, कोई भी चीज़ इसके अंदर ऐसी शामिल नहीं है। तो अंदाज़ा कर लीजिए पाकिस्तान की हालत क्या कर दी है। और जो साबिक वज़ीर ख़जाना है मिफ्ता इस्माइल साहब, वो अपने मुँह से कह रहे हैं कि रुपए की कदर को मसनूई तौर पर बढ़ाने से एक्सपोर्ट नहीं बढ़ रही। और उन्होंने कहा कि अगर IMF के पास ना गए तो मुल्क डिफ़ॉल्ट की तरफ चला जाएगा। ये वार्न कर रहे हैं बार बार कि डार साहब ज़बरदस्ती डॉलर को रोक कर रख रहे हैं। आलमी मंडी के मुकाबले में डॉलर की कीमत ज़्यादा है रुपए के मुकाबले में, लेकिन डार साहब ज़बरदस्ती रुपए को नीचे रख रहे हैं ज़िद करके। उसकी वजह से पाकिस्तान को नुकसान हो रहा है और उस नुकसान की वजह से अगर पाकिस्तान अब IMF के पास नहीं जाता, क्योंकि इन हरकतों के बाद तो IMF आपको पैसे ही नहीं देगा, आप तो गैर कानूनी हरकतें कर रहे हैं पैसे के साथ, तो जब वो आपको पैसा नहीं देगा तो फिर आप डिफ़ॉल्ट की तरफ जाएंगे। ये मैं नहीं कह रहा, ये मिफ्ता इस्माइल साहब कह रहे हैं। हालत ये हो गई है कि जो लंडे के कपड़े आते हैं ना बाहर से, जो बहुत गरीब लोग ख़रीदते हैं, और हम लोग भी अपने दोस्तों के साथ लंडे के कपड़े लेने जाया करते थे, ले आते थे और ला के पहनते थे, और अभी भी कोई दोस्त कोई ऐसी चीज़ गिफ्ट कर देता है तो मैं पहन लेता हूँ। तो ये जो लंडे के कपड़े हैं ये गरीब आदमी, आम आदमी, लोअर मिडिल क्लास के लोग, ये लोग पहनते हैं, सफ़ेद पोश लोग, उनके ऊपर भी कस्टम टैक्स बढ़ा दिया है हुकूमत ने। ये हालात हो गए हैं और उनके 300 कंटेनर्स इस वक्त फंसे हुए हैं। दूसरा मैं आपको एक और बताता हूँ, थोड़े दिन पहले आपको याद होगा टोयोटा कंपनी बंद हो गई थी। टोयोटा कंपनी ने अपना यहाँ से प्लांट बंद किया था। अब इंडस मोटर्स के बाद, यानी इंडस मोटर्स जो बंद हुई टोयोटा,
उसके बाद पाक सुजुकी ने भी अपना प्लांट बंद कर दिया है और गैर एलानिया तौर पर उन्होंने 8 दिन के लिए अपना प्लांट बंद किया है। और वो ये कह रहे हैं कि दरामदी पाबंदियों की वजह से पाक सुजुकी के लिए ये बहुत नाजुक वक्त है। मुस्तकबिल के हवाले से भी गैर यकीनी सूरत हाल की वजह से ये भी इल्म नहीं है कि ये पाबंदियाँ कितना अरसा तक जारी रहेंगी। कंपनी ने कहा है कि डैमेजेस की बुलंद तरीन सतह हमारी सनत को नुकसान पहुंचा रही है। हमारे डीलर्स और वेंडर्स भी बिलतरतीब फ़रोख्त और पैदावार ना होने की वजह से बहुत परेशान है। ये है रीज़न। एक के बाद एक फैक्ट्री, एक के बाद एक कंपनी बंद हो रही है। उधर आपको धमकी दे दी है जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री वाले हैं कि हम सारा कुछ ही बंद कर देंगे और उससे पाकिस्तान में 50 लाख लोग बेरोज़गार हो जाएंगे। 20 लाख से ज़्यादा लोग पहले ही बेरोज़गार हो गए हैं। तो ये हालत कर दी है इन्होंने अच्छे खासे पाकिस्तान की, जिसकी इकॉनमी ठीक चल रही थी। और सिक्योरिटी की सूरत हाल इस वक्त पता कैसी है? सिक्योरिटी की सूरत हाल इस मुल्क में ऐसी है कि अमेरिका ने, सऊदी अरब ने और ऑस्ट्रेलिया ने अपने अपने शहरियों को इस्लामाबाद में ख़बरदार कर दिया है कि वो होटलों में ना जाएं और पब्लिक मकामात पर ना जाएं, क्योंकि पाकिस्तान में दहशतगर्दी के ख़तरात बढ़ते चले जा रहे हैं। ये है पाकिस्तान में इस वक्त सिक्योरिटी की सूरत हाल। और पाकिस्तान के वज़ीर दाखिला को, पाकिस्तान के वज़ीर ख़ारजा को, पाकिस्तान के वज़ीर दिफा को और पाकिस्तान के वज़ीर आज़म को इस वक्त सिर्फ एक ही काम है। और वो काम क्या है? इमरान खान की घड़ी, घड़ी घड़ी, बस वो एक घड़ी और कुछ भी नहीं। अब तक के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखिएगा, अपने चैनल का भी। अल्लाह हाफ़िज़।